अपने को मिल गई है एसी बस। दीवार ढह गई यहाँ पे। ओ भाई साहब, इतने सारे मकबरे भाई, छतें ऊंची ऊंची। जो रास्ता मैं आपको बता रहा था बस स्टैंड वाला, वही है, ये देखो। हेलो दोस्तों, तो अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो मिस कर दिया है तो मैं बता देता हूँ कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने विजिट किया था ताजमहल, वो भी सुबह सुबह। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी सुबह सुबह का ही टाइम चूज़ करें आगरा का ताजमहल विजिट करने के लिए। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि यार वीकेंड का टाइम चूज़ मत करना, क्योंकि वीकेंड के टाइम पे भाई सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। खैर, हमने देखी सूरज की पहली किरण जो पड़ी ताजमहल पर, बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसके बाद हम निकल जाते हैं फतेहपुर सीकरी के लिए। चलो अब देखते हैं आगे। ताजमहल से मैं लेता हूँ एक ई रिक्शा जो मुझे ईदगाह बस स्टैंड छोड़ने वाली थी। वैसे इस रिक्शा को एक 12 साल का लड़का चला रहा था। मैंने इससे रीज़न पूछा कि यार आप इसको 12 साल की उम्र में ई रिक्शा क्यों चलवा रहे हैं। तो यार इनकी मजबूरी जानकर मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि ये थे पूरी तरीके से पैरालाइज्ड, जिस वजह से अपना हाथ भी नहीं उठा सकते थे, और मजबूरी के कारण 12 साल का लड़का जो है ई रिक्शा चलाने लग गया। फिलहाल मैं पहुँच गया था ईदगाह बस स्टैंड, जहाँ से मुझे मिलेगी फतेहपुर सीकरी के लिए डायरेक्ट एसी बस। तो भाई अपन आए हैं बस स्टैंड, ईदगाह बस स्टैंड, और यहाँ से लेंगे बस फतेहपुर सीकरी के लिए। और जिन अंकल के साथ अभी मैं आया हूँ, और उनका लड़का जो है बिल्कुल छोटा सा है, 12-13 साल का, वो चला रहा था रिक्शा। और बहुत ज़्यादा मजबूरी थी उनकी कि उनके मतलब दोनों टांगे और हाथ पैरालाइज्ड हैं वो उनसे, जिसके कारण वो चलने में भी असमर्थ हैं। अपने को मिल गई है एसी बस ईदगाह बस स्टैंड से फतेहपुर सीकरी। तो दोस्तों, अगर आप ताजमहल घूमने के बाद अगर फतेहपुर सीकरी का प्लान कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए बेहद ही ज़रूरी। वैसे तो ताजमहल से फतेहपुर सीकरी का जो डिस्टेंस है वो है 44 किलोमीटर, बट ऑटो रिक्शा वाले इसके लिए 1000 से 1500 रुपये तक की डिमांड करते हैं। पर आपको क्या करना है, आपको आना है ईदगाह बस स्टैंड। यहाँ से हर आधे घंटे में आपको फतेहपुर सीकरी के लिए एक बस मिल जाती है, और वो भी AC, और इसका जो किराया है 55 रुपीज़ है। और ये जो बस जर्नी रहती है वो तकरीबन 1 घंटे की रहती है, और समटाइम्स ये आधा घंटा या 15 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। वैसे बस हमें ड्रॉप कर देती है फतेहपुर सीकरी के बस स्टैंड पर। तो तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद अपन पहुंच गए आगरा से फतेहपुर सीकरी, जिसमें मतलब 40 किलोमीटर का सफ़र था। 55 मिनट लगे हैं, और 55 रुपये का टिकट ही लगा इसका। और मेरे पीछे दिख रहा होगा फतेहपुर सीकरी। तो थोड़ी देर में चलते हैं, पहले कुछ खाते हैं। फतेहपुर सीकरी के जस्ट सामने ये है जोधा होटल, और यहाँ पे अगर आप नॉन AC रूम लेते हैं तो 1200 का, और AC वाला रूम लेते हो तो 1500 का। फ़िलहाल मैं यहाँ पे रूम तो नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं आया हूँ लंच करने के लिए, और इसके बाद अपन जाएंगे फतेहपुर सीकरी फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। और ये अपने जस्ट सामने ही फतेहपुर सीकरी है, और ये है कुछ रेस्टोरेंट प्लस होटल। तो ये कुछ एरिया है भाई इनका, डाइनिंग एरिया, बिल्कुल न्यूली ही बना है, ये मेन रोड पे ही है। तो सुबह सुबह यार ताजमहल के बहाने यार कुछ खाना भी नहीं हो पाया था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर अगर अपना लंच करके फिर आराम से घूमते हैं। तो मैंने मंगाई थी दाल मखनी और तंदूरी रोटी और एक वेजिटेबल रायता। वैसे बस स्टैंड के आसपास सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट मुझे यही लगा, और जो कि बुलंद दरवाजे के जस्ट सामने है, और खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। इसको मैंने बड़े अच्छे से एंजॉय किया, और भाई बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। खिड़की से बाहर देख रहा था तो लोग बाग लाउड स्पीकर चलाकर दुर्गा पूजा के रंग में रंगे हुए थे, और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। वैसे जिस दिन मैंने फतेहपुर सीकरी और आगरा के ताजमहल को विज़िट किया उस दिन था दशहरा, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब लोगों की भीड़ थी रोड के ऊपर। भाई अभी हम जिस तरफ जा रहे हैं वो है बुलंद दरवाज़ा, जो कि इस रेस्टोरेंट के जस्ट सामने है, इधर की तरफ। फतेहपुर सीकरी के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो एक ही रास्ते पे आपको मिल जाते हैं। तो ये देखो भाई, दीवार ढह गई यहाँ पे। फतेहपुर सीकरी का बस स्टैंड, और उसके बगल से रेलिंग जो दिख रही है वहाँ से आप ऊपर चढ़ सकते हो और सीधा आ सकते हो। खैर मैं लंच करने के लिए उस कॉर्नर पे चला गया था, इसलिए मैं इस रास्ते से आया हूँ। अदरवाइज़ आप लोग ऐसे सीधा इधर से चढ़ते हुए बुलंद दरवाजे की तरफ आ सकते हो, और मैं भी अब उधर ही जा रहा हूँ। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो मतलब वैसे ही गाइड बन के आपको थोड़ा परेशान करेंगे। मेरे को 3-4 लोग आगे परेशान कर चुके हैं, मतलब कि हम बताएंगे आपको ये है वो है। तो आप लोगों को इनके चक्करों में नहीं पड़ना है, वरना बड़ा दिक्कत में आ जाओगे आप लोग। और अभी देखना आगे भी आएंगे। ये देखो भाई बुलंद दरवाज़ा क्या खतरनाक है। ओ भाई साहब, ताजमहल जैसा ये भी ऊंचा है। तो बहुत से लोग हैं जो ताजमहल देखने के लिए आगरा आते हैं, बट ये थोड़ा डिस्टेंस पे है 44 किलोमीटर, जिस वजह से कुछ लोग छोड़ ही जाते हैं। कुछ लोग क्या, मैक्सिमम लोग छोड़ जाते हैं।
तो मैं तो कहूँगा कि यार उत्तर प्रदेश सरकार ने एसी बसेस चलाई हैं, मात्र 50 रुपये के अंदर आपको यहाँ ले आती है। तो आप यहाँ पे भी आएँ, बहुत ही खूबसूरत इमारत है। ये है बुलंद दरवाज़ा, जो कि दिखने में बड़ा बुलंद दिख रहा है। सन 1601 में गुजरात बैटल जीतने के बाद अकबर ने उसकी खुशी के लिए या कहो जश्न के लिए इस दरवाजे का निर्माण कराया था। ये है मुगल काल में बना दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा, जिसको कहते हैं बुलंद दरवाजा। और इस पे भी देखो, जैसे हर गेट पे ताजमहल के है ना, वैसे ही कुरान की आयतें लिखी हुई है यहाँ पे, और काफी बड़ा है यार ये। वैसे हम अभी गेट तक भी नहीं पहुंचे थे, लेकिन हमें पूरा फतेहपुर जो है दिखाई दे रहा था ऊपर से। बुलंद दरवाजे के बाहर ही आपको जूते वगैरह उतारने होते हैं। और क्या है, शरीफ शॉर्ट पैंट अलाउ नहीं है, जूते यहीं खोलने हैं, तो आप यहीं पे रखना सब कुछ। 177 फीट या कहो 54 मीटर ऊंचा ये दरवाज़ा दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। जैसा कि ताजमहल को सिंबल ऑफ लव कहा जाता है, वैसे ही इसको सिंबल ऑफ विक्ट्री कहा जाता है। वैसे यह प्रवेश द्वार लाल पीले बलुआ पत्थर से बना है, जिस पर संगमरमर की नक्काशी की गई है, जो मुगल शैली की वास्तुकला को दर्शाता है। जैसे ही आप यहाँ प्रवेश करते हैं तो आपको दिखाई देती है सलीम चिश्ती की दरगाह, जो कि बीचों बीच बनी हुई है। सलीम चिश्ती जो कि एक सूफ़ी संत थे, उनकी दरगाह का यहाँ होने का कारण ये है कि वो अकबर के बेहद ही ज़्यादा करीबी थे, और इन्हीं की ब्लेसिंग्स की वजह से अकबर को जहांगीर के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम आगे चलकर सलीम हुआ और जिसे आप जहांगीर के नाम से भी जानते हैं। तो ये है इनका वजू खाना, जहाँ से हाथ पाँव धोकर अंदर जाना होता है, जस्ट लाइक गुरुद्वारे में आप जाते हैं, तो वैसा ही है कुछ। और अंदर है दरगाह बनी हुई। तो ये जो वाइट मार्बल की है, बिल्कुल रेड स्टोन की स्ट्रक्चर के बीच में वाइट मार्बल की बनी हुई है ये। तो यहाँ आप आराम से आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई एसी बसेस के द्वारा टैक्सी का कॉस्ट से 20 टाइम्स ज़्यादा होता है, और एसी की जो बस है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहा है यार, सबसे बड़ी बात तो ये है। यार यहाँ पे कितने मकबरे हैं, देखो अंदर और भी हैं। ओह माय गॉड। अंडर द रूफ जितने भी आपको मकबरे दिखाई दे रहे हैं, ये इनके फीमेल्स के मकबरे होते हैं, और जितने भी बाहर ओपन में आपको मकबरे दिखाई दे रहे हैं वो सब पुरुष के होते हैं। ये इसकी पहचान है कुछ। मुगल फैमिली की अभी भी 16वीं पीढ़ी चालू है, और अभी भी अगर उनकी फीमेल या मेल का किसी का भी देहांत हो जाता है तो उनकी यहाँ पर कब्रें बना दी जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग रूमर जो है वो है कि अनारकली की जो कब्र है वो भी यहीं पर है। वैसे ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि ये एक डिबेट का विषय बना हुआ अभी भी, और कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के लाहौर में अनारकली का जो है मकबरा है। ये देखो यार, छतें ऊंची ऊंची। और दोस्तों ये है बादशाही गेट, जहाँ से अकबर और उनकी फैमिली एंटर करती थी इस लोकेशन को विजिट करने के लिए। और इस गेट को क्रॉस करने के साथ ही रॉयल फैमिली का जो है पूरा किला आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर जोधाबाई का महल और बीरबल का महल भी आपको यहीं देखने को मिलता है। और तानसेन भी यहीं पे गाना गाता था जब अकबर उसको सुनता था। और यहाँ एंटर करने के लिए आपको 50 रुपीज़ का चार्ज देना होता है, जो कि इसकी फ़ी है। और सुबह के 6 से शाम के 6 बजे तक इसकी टाइमिंग है, जस्ट लाइक ताजमहल। बाकी फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं हर एक का रिप्लाई करता हूँ, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके इनबॉक्स भी कर सकते हैं। बाकी इस जगह को घूमने के लिए आपको सिर्फ 2 से 3 घंटे का समय चाहिए होता है, अगर आप अच्छे से घूमना चाहते हैं तो। वैसे तो इस महल की हर एक मीनार खास है, लेकिन थोड़ी दूरी पे यहाँ पे है एक हिरन मीनार, जिसे बादशाह अकबर के प्रिय हाथी की याद में बनाया गया था। वैसे आप ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और आगरा फोर्ट को एक ही दिन में घूम सकते हैं। आप आके विजिट जरूर कर सकते हैं। ये जो कि है फेमस इसके दरवाजे के लिए सबसे ज़्यादा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टॉल है। मतलब यार मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं इसके अंदर, 10 से 15 तो देख लो। और कितना हाइट पे है फतेहपुर सीकरी से, ये भी देखो आप, ये देखो कितनी हाइट है इसकी। जो रास्ता मैं आपको बता रहा था बस स्टैंड वाला, वो ये देखो, ये जिससे सामने इसके। गाइस आप लोग भी अगर आगरा ताजमहल घूमने आते हैं तो फतेहपुर सीकरी भी आ सकते हैं, और बहुत ही इजी है, क्योंकि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि मैं कैसे यहाँ पहुँच सकता हूँ। तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो एसी बसेस चलाई गई है, वो आपको ईदगाह से लेके फतेहपुर सीकरी के मेन गेट तक, जो कि ये गेट है आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक ड्रॉप करती है। तो बहुत ही कन्वीनियंट है, 50 रुपीज़ लगते हैं और 1 घंटा लगता है यहाँ पहुँचने में। और एसी बसेस हैं तो कंफर्टेबल है वैसे भी, और नई बसेस हैं तो आपको ज़्यादा झटके भी नहीं फील होंगे, जो कि आपको टैक्सी में फ़ील होने वाले थे। तो काफ़ी सही रहा। अभी 1 घंटे के अंदर मेरा ये हो गया पूरा फतेहपुर सीकरी भी कवर, और लंच वगैरह मैं नहीं कर लिया। अब जाते हैं आगरा की तरफ, और आगरा किला भी शाम तक अपन एक्सप्लोर कर ही लेंगे। यहाँ पे भी अपनी बस निकलते हुए खड़ी है, और बस निकलने ही वाली है।
इसलिए खड़ी है भाई। अपन बैठते हैं और यहाँ से पहुँचते हैं ईदगाह। कितनी देर में चल रही है? ओके। कोइंसिडेंटली ये गाड़ी वही है जिससे मैं आया था, वही गाड़ी अब लेके जा रही है। अभी यहाँ से निकल रहे हैं। मैं बैठा था इस सीट पे जहाँ पर ये आंटी बैठी है, अब मैं जस्ट पीछे बैठा हूँ। और अब जब मैं रिटर्न जा रहा था तो मुझे लगता है 1 घंटा 15 मिनट वापस आगरा पहुंचने में। तो ये बहुत ही सही मीडियम है अगर आप लोग सिंगल या डबल हो। तो इस बार लग गया अपने को 1.25 घंटा यार, क्योंकि अपन चले थे 2:30 बजे और यहाँ 3:45 हो रहे हैं, 3:45। तो गाइस यहाँ पे इंडियंस के लिए है टिकट 50 रुपीज़, जो कि मैंने ले लिया है। बने धर्म चलाया था दीन इलाही, उसमें सभी वाह यार कितना खुश। सीधा जाके लगा होता कॉर्नर में को